हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं संपत देवड़ा आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम हमारी इस सीरीज में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। हमने इससे पहले कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर की जनरेशन से कंप्यूटर की हिस्ट्री हमने पूरी क्लियर कर ली, हमने पूरी पढ़ ली। उसी के साथ में हमने उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं वो भी एक बार हमने सारे देख लिए। आज उसके बाद में हम आगे के जो टॉपिक्स रहते हैं जिनको हम जानते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। क्या जानते हैं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो हम पढ़ते हैं, जिनको हम एफओसी नाम से जानते हैं, उनमें जो मेजर मेजर टॉपिक्स आते हैं उनको आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं उन टॉपिक्स की, तो उन टॉपिक्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर आज हम स्टार्ट करें कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, तो कंप्यूटर के मेनली जो टाइप्स होते हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है 3 टाइप में। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी कंप्यूटर को अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी कंप्यूटर को आपको कैटेगराइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कंप्यूटर है, जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो हमारे पास में एक्चुअली में क्या रहता है कि जैसे कोई कंप्यूटर है, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर को आपको कैटेगराइज करना है तो हम उनमें क्या क्या देख सकते हैं। या तो हम उनकी स्पीड देखेंगे, या हम उनकी साइज देखेंगे, या हम उनकी वर्किंग करने की जो कैपेसिटी रहती है या जो टाइप ऑफ वर्किंग रहता है हम वो देख सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। क्लियर चीजें। अगर हम कंप्यूटर में कैटेगराइज करने से पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी टाइप की हो सकती है, यानी कि जो कंप्यूटर की विशेषता है वो कौन कौन सी हो सकती है, तो अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास में मल्टीपल टाइप की कंप्यूटर की विशेषताएं होती है। एक दो टाइप की नहीं होती, मल्टीपल टाइप की हमारे पास में कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कंप्यूटर अलग अलग टाइप के काम करता है, बहुत एफिशिएंटली वर्किंग एक्यूरेसी के साथ में वो सारे काम करता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की वर्किंग की, जो हमारे पास कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उनकी बात अगर हम करें, तो हमारे पास में क्या रहता है कि सबसे पहले कंप्यूटर की जो स्पीड रहती है, कंप्यूटर की स्पीड जो रहती है, हम बात करें किसी भी इंसान से तो कई गुना फास्ट होती है, कई गुना फास्ट होती है एक इंसान से। अगर एक इंसान एक टाइम में एक काम करता है तो कंप्यूटर उसी टाइम में उसी काम को उससे कई गुना फास्ट कर लेगा वो। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको एडिशन करना है, जैसे अगर मैं बोलता आपको कि आपको एक एडिशन करना है, आपको ये एडिशन करना है 2+3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 6, अगर आपको ये करना है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उसमें करने में, हो सके तो उसमें 2-3 मिनट 5 मिनट भी लग सकते। जबकि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर इसको करने में बिल्कुल ही कुछ चंद सेकेंड से लगाता है, मिली सेकेंड में भी वो कर सकता है। बट अगर हम बात करें हमारी, तो हम इनको कम से कम 2-3 मिनट लेकर ही करेंगे। क्लियर चीज। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के स्पीड की, तो वो एक इंसान आम इंसान से कई गुना फास्ट होती है, कई गुना फास्ट होती है वो स्पीड कंप्यूटर की। तो वो है कंप्यूटर की पहली विशेषता। अगर हम बात करें दूसरे कंप्यूटर की विशेषता में, तो वो रहती है एक्यूरेसी, जिसको हम बोलते हैं शुद्धता। क्या बोलते हैं? शुद्धता, जिसे हम बोलते हैं शुद्धता का मतलब रहता है कि कंप्यूटर जो काम करेगा वो एकदम एक्यूरेट करेगा, उसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होती। जैसे अगर आपने गलती से कुछ गलत डाटा कंप्यूटर को दिया तो फिर वो गलत आंसर निकालेगा, बट अगर आपने कंप्यूटर को सही डाटा दिया तो वो कंप्यूटर सही आंसर निकालेगा, उसका सही रिजल्ट निकालेगा। अगर आपने सही डाटा दिया तो, अगर आपने गलत डाटा दिया तो वो गलत निकालेगा, फिर आप सही की उम्मीद नहीं कर सकते कंप्यूटर से। अगर आपने गलत डाटा दिया और आप चाहते हैं कि सही आंसर निकाले कंप्यूटर, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सही डाटा दिया कंप्यूटर को, तो फिर वो सही डाटा का सही रिजल्ट, सही आउटपुट निकालता है। तो उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, जिसको हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं GIGO के नाम से। किसके नाम से? GIGO के नाम से हम जानते हैं। इसी को बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या बोलते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है। किसका है? एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपने कंप्यूटर को गार्बेज वैल्यू दी, कुछ फालतू की वैल्यू दी अगर आपने कंप्यूटर को,
तो कंप्यूटर आपको फालतू का रिजल्ट वापस देगा, किसी काम का वो रिजल्ट नहीं रहेगा। अगर आपने कंप्यूटर को गार्बेज दिया, गार्बेज मतलब वो कचरा नहीं होता है जो फिजिकली अवेलेबल हो, कचरे का मतलब रहता है कि वो वैल्यू जो गलत हो। तो अगर आपने गलत वैल्यू दी तो गलत आंसर मिलेगा, वही लिखा हमने, गार्बेज वैल्यू दी अगर आपने, फालतू की वैल्यू अगर आपने दी तो आपको फालतू का जो है रिजल्ट वापस मिलेगा, फालतू की ही वैल्यू आपको वापस मिलेगी। वो कॉन्सेप्ट जो है वो आता है एक्यूरेसी के अंदर। किसके अंदर? एक्यूरेसी के अंदर वो कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम बात करें वर्सेटिलिटी की, जो कि अगला पॉइंट रहता है कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास में जो वर्सेटिलिटी रहती है उसका मतलब रहता है विविधता। क्या रहता है? विविधता। अगर मैं एक इंसान से बोलता कि आपको 3 टाइप के मल्टीपल काम करने हैं या 5 टाइप के मल्टीपल टाइप्स ऑफ काम करने हैं, तो उस समय इंसान क्या बोलता कि मेरे जो स्किल के अनुसार मेरे को एक ही काम आता है, बाकी वाले काम नहीं आते। बट कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के काम कर सकता है। ऐसे नहीं है कंप्यूटर को खाली गाना बजाना आता है, कंप्यूटर को वीडियो चलाना भी आता है, कंप्यूटर को कैलकुलेशन करनी भी आती है, कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के मेडिकल के काम करने आते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्क कर सकता है। जबकि एक आम इंसान या तो वो एक काम करेगा जिसमें उसकी स्किल है। ठीक है, कंप्यूटर मल्टीपल टाइप के काम करता है, उसी को बोलते हैं वर्सेटिलिटी। अगला रहता है डेलीजेंस, जिसका मतलब रहता है कंप्यूटर जो है परिश्रमशीलता का काम करता है, परिश्रमशील है कंप्यूटर। जैसे अगर मैं बोलता एक इंसान को कि आपको जो है एक दिन में 50 काम करने हैं या एक दिन में 100 काम करने हैं, तो इंसान बेसिकली उस काम को करते दौरान थक जाता है। क्या कर जाता है? थक जाता है एक इंसान इन काम को करते करते। बट कंप्यूटर को अगर आप सुबह चालू करो तो शाम तक वो सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा होता है। क्लियर है चीज? वो थकता नहीं है, कंप्यूटर थकता नहीं है। और जब वो कंप्यूटर थकता नहीं है उसी को बोलते हैं डेलीजेंस। क्या बोलते हैं? डेलीजेंस उसी को बोला जाता है जिसका मतलब है कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके, सुबह से शाम 24 घंटे पूरे काम कर सकता है। क्लियर है चीज? उसी को बोलते हैं डेलीजेंस। अगली अगर हम बात करें कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हमारे पास में आती है स्टोरेज। क्या आती है? स्टोरेज। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को परमानेंटली, कितने भी दिन बाद में आकर आप उस डाटा को देख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी दूसरे पर्सन की, आदमी की, उसको अगर हमने कुछ डाटा दिया तो हो सके वो 1 महीने बाद में उसे भूल जाए, 2 महीने बाद में उसे भूल जाए। या जो मनुष्य है उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक उसकी लिमिट होती है याद रखने की। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर की जितनी स्टोरेज आप चाहते हो उतनी स्टोरेज कर सकते हो, वो नहीं भूलता। अगर हम अगली बात करें तो अगली रहती है ऑटोमिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर के सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। कंप्यूटर बार बार ये नहीं पूछता कि इसे कैसे करना है। अगर आपने कंप्यूटर को एक बार दे दिया तो वो ऑटोमेटिक काम करेगा, बार बार आपको उसके बीच में इंटरसेक्शन या इंटरफेक्ट करने की चांसेस नहीं होती है। मतलब अगर आप उन्हें इंटरसेप्ट नहीं करोगे बीच में, फिर भी वो काम करता रहेगा। क्लियर चीजें? आपको बीच में रोक रोक के हर बार बोलना नहीं पड़ता है कंप्यूटर को कि कैसे करना है, क्या करना है। कंप्यूटर को एक बार आपने दे दिया तो आपके बिना हस्तक्षेप के भी वो काम कर सकता है। क्लियर चीजें? अगर मैं बात करता अगली सीक्रेसी की, तो इसका मतलब रहता है गोपनीयता। क्या रहता है? गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है कि कंप्यूटर को आपने एक बार डाटा दे दिया, उस डाटा को जब तक आप नहीं चाहते, जब तक वो किसी और को डाटा को, उसी डाटा को किसी और कंप्यूटर या किसी और पर्सन को नहीं देता। अगर आपके कंप्यूटर में डाटा पड़ा है तो वो आपके कंप्यूटर में ही रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाता बिना आपकी इजाजत के। अगर आप उसको अलाउ करते हो तब वो डाटा जा सकता है, बिना आपके अलाउ किए वो आपका जो प्राइवेट डाटा है वो आपका प्राइवेट ही रहता है, किसी और पर्सन के पास में नहीं जाता है। उसे बोलते हैं गोपनीयता। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको आज हमने पढ़ा, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो सब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स एक के पास में होगी तब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस पर विश्वास कर सकते हैं, कंप्यूटर पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए ये होता है विश्वसनीयता। कंप्यूटर के पास एक गुण होता है जिसका नाम है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ट्रस्टेबल। कंप्यूटर ट्रस्टेबल डिवाइस है। ये थी हमारे पास में कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस में हमें यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, या हमें यह पूछा जाता है कि कंप्यूटर में
ये जो GIGO विशेषता है ये किसकी है, कंप्यूटर में कौन सी विशेषता इसको डिटेल्ड करती है या कौन सी इसको डिस्क्राइब करती है कि इसमें GIGO कॉन्सेप्ट रहेगा, किसका कॉन्सेप्ट रहेगा, GIGO का। क्लियर चीज। तो वो किसमें रहता है, एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी का मतलब ही यही है कि आप जैसा दोगे वैसा आपका आउटपुट मिलेगा। क्लियर चीज है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में हमें पढ़ना है टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने रहते हैं, कंप्यूटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास में एक कोई कंप्यूटर होता है तो उसे हम डिवाइड करने के लिए उनमें क्या क्या गुण देखते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हम एक तो उनको साइज के अनुसार बांट सकते हैं। अगर हमारे पास में कंप्यूटर होता तो हम उनको साइज के अनुसार अलग अलग फिल्टर कर सकते हैं। अगर साइज के अनुसार उनको फिल्टर नहीं करें तो हम उनको वर्किंग के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं कि वो कैसा काम करता है, उस काम के अनुसार उसको अलग कर लिया जाए, या उनके पर्पस के अनुसार, उनके उद्देश्य के अनुसार कि किस उद्देश्य से उनको बनाया गया है, उनके अनुसार हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर चीज। टाइप ऑफ कंप्यूटर में हमें यही देखना है कि एक कंप्यूटर को हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। अगर उसको फिल्टर करना है तो हम क्या क्या उस कंप्यूटर में देखेंगे जिससे उसको फिल्टर किया जा सके, इसी को बोलते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। अगर इनमें हम देखें तो एक तो हम उनके वर्किंग की कि वो काम क्या करता है, कैसे कि वो काम क्या करता है, इसे हम बोल सकते हैं काम के आधार पर। किसके आधार पर, काम के आधार पर। काम के आधार पर इसे हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करें तो हमें इनकी साइज के अनुसार इन्हें फिल्टर कर सकते हैं। किसके अनुसार, साइज के अनुसार, साइज के अनुसार। और तीसरा इन्हें हम फिल्टर कर सकते हैं उनके उद्देश्य के अनुसार। किसके अनुसार, उद्देश्य के अनुसार। क्लियर है चीज कि अगर हमें किसी कंप्यूटर को फिल्टर करना है तो हम ये तीन चीजें देखते हैं। एक तो वो काम क्या करता है, एक वो किसके लिए बनाया गया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, एक वो कि उनकी साइज किस टाइप की है, क्या वो सबसे बड़ा है, क्या वो सबसे छोटा है। इस टाइप से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन साइज की, तो हमारे पास में चार टाइप के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। कितने होते हैं, चार टाइप के। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर इनकी साइज की बात करें तो सबसे छोटा ये रहता है, क्या रहता है, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। यानी कि माइक्रो से बड़ा मिनी, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम से बड़ा सुपर कंप्यूटर। ये इनकी साइज के अनुसार रहता है, क्योंकि साइज आपको काफी फैक्ट याद करने में मदद करेगी। जैसे इनकी स्पीड, तो सबसे कम, सबसे निचली जो स्पीड रहती है वो इसकी रहेगी, सबसे टॉप की स्पीड रहेगी इसकी। तो वो हम साइज के अनुसार उनमें देख सकते हैं। उनके यूज हम साइज के अनुसार ही अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या क्या यूज कर सकता है। क्लियर चीज है। तो एक बार इनकी साइज भी ध्यान रहनी चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, या उनके बीच के कौन से। अगर मैं बात करूं और, तो हमारे पास में जो सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन साइज, कौन सा, बेस्ड ऑन साइज। इसमें हमने ये देखा कि सबसे छोटा तो ये है, कौन है सबसे छोटा, माइक्रो कंप्यूटर। इससे जस्ट बड़ा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर रहता है। कौन सा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर रहता है, इससे जस्ट बड़ा, ये सेकेंड नंबर पे आता है। फिर अगर हम बात करें कि मेन फ्रेम कौन से पे आता है, तो मेन फ्रेम आता है थर्ड नंबर पे, और सुपर सबसे टॉप नंबर पे, यानी कि फोर्थ नंबर पे। सबसे बड़ा ये रहता है, कौन रहता है, सबसे बड़ा ये रहता है सुपर कंप्यूटर, साइज में सबसे बड़े। क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, साइज के अनुसार कंप्यूटर देख रहे हैं, तो हमें साइज डिफाइन करनी है इनमें कि साइज के अनुसार कौन सा सबसे फास्ट हो सकता है, साइज किसकी बड़ी हो सकती है, स्पीड किसकी अच्छी हो सकती है। ये सारी चीजें हम इन्हीं में डिफाइन कर लेंगे। अगर मैं बात करूं माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर पहली बात तो ये कि सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे छोटे कंप्यूटर जो है, ये बेसिकली शुरुआत में तो बने नहीं होंगे। शुरुआत मतलब जब जनरेशन आई, जब हमने जनरेशन पढ़ा, तो उन जनरेशन में आपको याद हो गए कि सबसे जो बड़े कंप्यूटर रहते हैं वो सबसे पहले बनाए गए, यानी कि या तो वो सुपर बनाएंगे या वो मेन फ्रेम बनाएंगे।
अब सुपर उनके पास इतनी तो एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना बड़ा एक बार में पहली बार में बना ले। तो सबसे पहले उन्होंने मेन फ्रेम बनाना स्टार्ट किया। क्लियर चीजें। उसके बाद में 1964 के आसपास सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया, जिसमें भी पहला उनका तो अनसक्सेसफुल रहा था जो 64 में बना। हम ये देखेंगे सुपर कंप्यूटर के अंदर कि 64 में कौन सा आया, 76 में कौन सा आया। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जब जनरेशन स्टार्ट हुई तो वहां से मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे। कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उस समय हमारे पास में बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे जब जनरेशन स्टार्ट हुई। अगर मैं बात करूं कि माइक्रो कंप्यूटर, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास में है एल्टायर 8800। कौन सा है? एल्टायर 8800। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है जो कि बना 1971 में। कब बना? 1971 में। किस कंपनी द्वारा बनाया गया? MITS द्वारा। किसके द्वारा? MITS के द्वारा। इसके अंदर एक काम करने वाले व्यक्ति एडवर्ड, कौन? एडवर्ड रॉबर्ट। कौन? एडवर्ड रॉबर्ट। MITS कंपनी के अंदर एक व्यक्ति काम करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट। कौन था? रॉबर्ट। वो MIT कंपनी के अंदर, MITS कंपनी के अंदर, जिसका नाम है माइक्रो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट्री सिस्टम, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर जो काम करते थे एडवर्ड रॉबर्ट, उन्होंने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को बनाया जिसका नाम था एल्टेयर 8800। कब बनाया? 1971 में। कब बनाया? 1971 में। आपको पता है तो इसी ईयर में 1971 में ही सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आया था। कौन सा आया था? सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था इंटेल 4004। क्या नाम था? इंटेल 4004। ये सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आया था कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में? तो वो आया था कंप्यूटर की 4th जनरेशन में। किस जनरेशन में? ये आया था कंप्यूटर की 4th जनरेशन में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की 4th जनरेशन के अंदर हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया था। कौन सा आया था? माइक्रो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया था। जब माइक्रो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया था तो उसी के साथ माइक्रो प्रोसेसर का भी आया था। कौन सा आया था? माइक्रो प्रोसेसर का भी आया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है एक ही साथ में आए थे, कंप्यूटर की 4th जनरेशन में हमारे पास में आए थे। माइक्रो प्रोसेसर में भी बात करें तो इंटेल 4004 सबसे पहले आया था 1971 में। उसी से बनने वाला कंप्यूटर 1971 के अंदर माइक्रो कंप्यूटर जिसका नाम था एल्टायर 8800, जो कि कंपनी MITS के अंदर एडवर्ड रॉबर्ट के द्वारा बनाया गया। क्लियर है चीजें? यह था हमारा पहला कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं इसी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर तो लगा था इंटेल 4004। क्या लगा था? इंटेल 4004, जो कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था ये यही है इंटेल 4004। क्लियर चीज? यानी कि हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर जानते हैं वो कौन सा है, दूसरा हमारे पास में दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि इंडिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का, हमने दुनिया की तो बात कर ली। अब अगर हम बात करें इंडिया का तो इंडिया में 2 नाम हमें मिलते हैं, एक तो शक्ति, एक हमें क्या मिलता है? सिद्धार्थ। अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, जैसे दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, वैसे ही इंडिया का है शक्ति। कौन सा है? शक्ति। जिसको बनाने वाले कौन थे? IIT मद्रास। कौन थे? IIT मद्रास के इंजीनियर्स, जिन्होंने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था शक्ति। और अगर माइक्रो कंप्यूटर पूछा जाए तो वो था सिद्धार्थ। कौन था? सिद्धार्थ था, जिसको किसने बनाया था? बार्क ने। क्लियर है चीज? अगर हम बात करें कि जो माइक्रो कंप्यूटर रहता है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, मेजरमेंट करने की यूनिट क्या होती है कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर की, तो वो होती है या तो CPS, क्या होगी? CPS, या होगी साइकिल पर सेकेंड जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। या तो CPS या हर्ट्ज, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हमें मिलता है। या तो हम CPS से लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। CPS मतलब साइकिल पर सेकेंड,
या हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर चीज की माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड या तो वो सीपीएस में मापेगा या वो मापेगा हर्ट्ज में। दो ही तरीके हैं माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मापने के लिए। इस स्लाइड में हमने ये देखा कि दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर और दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। साथ में हमने ये देखा कि भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर और भारत का ही सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। इसके साथ हमने ये देखा कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मापते हैं, तो वो मापते हैं सीपीएस में। क्लियर चीजें। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर, हमारे घरों में जो यूज करते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं, जिनका हम यूज लैपटॉप के रूप में या पर्सनल कंप्यूटर के रूप में उनमें हम यूज करते हैं, वो सारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं। अगर मैं बात करूं माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम घर में यूज लेते हैं, जिसके साथ में हम सीपीयू वगैरह लगाते हैं। फिर हम यूज लेते हैं लैपटॉप। क्या लेते हैं? लैपटॉप या पाम टॉप, लैपटॉप का ही छोटा रूप जिनको हम हाथ पर रखकर भी चला सके। या उसके अलावा टैबलेट, उसके अलावा टैबलेट। अगर मैं बात करूं, अगर आपने कभी कभी देखा हो तो वहां हमारे एमसीक्यूज में, हमारे क्वेश्चंस में लैपटॉप के टाइप भी पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? लैपटॉप के टाइप भी पूछ लिए जाते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है नोटबुक। क्या नाम है? नोटबुक। हमारे पास में 4 लैपटॉप के टाइप रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? या तो थिक टॉप, थिन टॉप, नोटबुक या सब नोटबुक। 4 टाइप के लैपटॉप होते हैं। क्लियर चीज यहां तक? ये था हमारा टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद में अगर हम बात करें कि माइक्रो कंप्यूटर के बाद में जो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर से जस्ट बड़े, वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर वो होते हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो है पीडीपी 8। कौन सा है? पीडीपी 8, जो कि बनाया गया 1965 में। कब बनाया गया? 1965 में। किसके द्वारा बनाया गया? डीईसी के द्वारा। किसके द्वारा? डीईसी के द्वारा, जिसका नाम था डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। क्या नाम था? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। इसके द्वारा सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर वो था पीडीपी 8। कौन सा था? पीडीपी 8 वो कंप्यूटर था। क्लियर चीज यहां तक? अगर मैं बात करूं कि ये जो मिनी कंप्यूटर है, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर से, जो हम घरों में कंप्यूटर यूज लेते हैं, उन कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है। उससे बड़ा कंप्यूटर होता है, तो उस कंप्यूटर में हम एक ही टाइम पर मल्टीपल टाइप के प्रोसेसर लगा सकते हैं। यानी उस एक कंप्यूटर में उस एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा हम प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा हम प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, या उस कंप्यूटर में एक से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं। क्लियर चीज? जब एक से ज्यादा लोग बैठकर यूज करेंगे उस कंप्यूटर को, जैसे मान लो मेरे पास में इतना बड़ा कंप्यूटर था, वो क्या था? वो इतना बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है। अब इस कंप्यूटर में मेरे पास में 2 सीपीयू लगे थे। कितने सीपीयू लगे थे? 2 सीपीयू इसमें मेरे पास में लगे थे। एक सीपीयू यहां पर लगा था, एक सीपीयू यहां पर लगा था। इसमें जो काम करने वाले यूजर्स है वो भी अलग अलग है। जैसे मेरे इसमें यूज करने वाले जो व्यक्ति है वो 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति के पास में सीपीयू बस एक ही है। जो मैन अपने पास बोले सीपीयू, जो कैबिनेट बोले, वो एक ही है। क्लियर चीज? मतलब जो प्रोसेसर है वो या तो ये यूज लेगा या ये यूज लेगा। दोनों में से कोई एक प्रोसेसर ये यूज लेंगे। जैसे इसने ये वाला लिया तो ठीक है, ले सकता है। इसने ये वाला ले लिया तो भी ले सकता है। अगर फ्री ये है तो ये भी ले सकता है। जो एट ए टाइम फ्री मिलेगा उनको, उनसे वो काम किया जा सके। क्लियर चीजें? तो जब प्रोसेसर तो इनके पास पहले से है, अगर मान लो मैंने किसी नए यूजर को यहां पर ऐड किया, तो क्या ये प्रोसेसर लेकर आएगा साथ में? नहीं। इसको नीड रहेगी कीबोर्ड की, माउस की, और साथ में एक स्क्रीन की जिसके अंदर वो देख सके। बाकी सीपीयू तो पहले से बना बनाया अपने पास पड़ा है। तो जो ये एक्स्ट्रा में चीजें लेके आते हैं बिना सीपीयू के, जिनमें सीपीयू की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो नहीं होती है, उनको बोलते हैं कैबिनेट।
सॉरी, उनको क्या बोलते हैं? जो सीपीयू नहीं लाते हैं उनको बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स। यानी कि जो हमारे पास में बिना सीपीयू के जो कीबोर्ड माउस वगैरह लेके आते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स। क्लियर चीज यहां तक? जिनमें सीपीयू नहीं होता, कीबोर्ड माउस और स्क्रीन होती है, वही होता है टर्मिनल्स। अगर हम बात करें इसी की, इसमें मल्टी प्रोसेसर तो लगे होते हैं, साथ में मल्टी यूजर भी लगे होते हैं। मतलब एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा इस पर काम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? काम किया जा सकता है। एक ही समय पर एक से अधिक लोगों द्वारा काम किया जा सकता है। इसकी जो स्पीड मापते हैं वो मापते हैं KIPS में। किसमें? किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापते हैं। किसमें? किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। क्लियर है चीज यहां तक की? अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर कौन से है, तो PDP-8 जो कि सबसे पहला था। इसके अलावा PDP-11, VAX या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के हैं। किसके हैं? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। क्लियर है चीज? अगर मैं इसी की और बात करूं मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर में हमारे पास टर्मिनल्स हो गया हमारा। इसमें मिनी कंप्यूटर में हमारे पास में टर्मिनल्स का प्रयोग करते हैं हम। किसका? टर्मिनल्स का। किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल्स का। बस ये था हमारा मिनी कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं इसके आगे के कंप्यूटर की, जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो कि मिनी कंप्यूटर से तो बड़ा होता है बट सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। उसे बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर बात की जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जब वो मिनी कंप्यूटर से बड़े होंगे तो उनमें भी टर्मिनल्स लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? टर्मिनल्स लगाए जाएंगे उनमें भी। अगर जब टर्मिनल्स लगाए जाएंगे तो उनमें मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर दोनों होंगे। जब मल्टी प्रोसेसर और मल्टी यूजर होते हैं तभी टर्मिनल्स लगाए जाते हैं। जब एक यूजर होगा तो वो तो साथ में लगा के आते हैं ना, अलग अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जब मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर होते हैं तभी उनमें टर्मिनल्स लगाने की आवश्यकता होती है। क्लियर चीज यहां तक की? क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं। अगर इसकी स्पीड मापने की हम यूनिट की बात करें तो इसकी स्पीड जो है MIPS में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? MIPS में मापी जाती है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड MIPS में मापी जाती है, जिसका नाम है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और इससे जस्ट छोटा वाला जिसकी स्पीड मापी जाती थी KIPS में। किसमें? KIPS में। क्लियर चीज? अगर मैं बात करूं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनका यूज किया जाता है मेनली सर्वर के रूप में। किसके रूप में? सर्वर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो प्रयोग है सर्वर के रूप में ज्यादा किया जाता है। सर्वर के रूप में ज्यादा किया जाता है इनका प्रयोग। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे कौन से कंप्यूटर है जिनका यूज सर्वर के रूप में अधिक किया जाता है, तो वो रहेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कौन से कंप्यूटर्स? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो रहते हैं हमारे पास में। अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो वर्क रहते हैं उनकी, तो मेन फ्रेम के जो कंप्यूटर के वर्क रहते हैं या तो वो पब्लिक सेक्टर में, कौन से सेक्टर में? पब्लिक सेक्टर में, या वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड सेक्टर में। किसमें? या तो पब्लिक में या गवर्नमेंट ऑथोराइज सेक्टर में। किसके रूप में? सर्वर के रूप में। किसके रूप में? सर्वर के रूप में। ये बड़े होते हैं बिल्डिंग्स तक के, मतलब एक बिल्डिंग तक का ये बड़ा हो सकता है, इतने बड़े बड़े होते हैं ये। अगर मैं बात करूं अगले कंप्यूटर की, तो हमारे पास में अगला कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर हमारे पास में आता है। सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। साइज में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, बाकी वाले सब कंप्यूटर इससे छोटे होते हैं। क्लियर चीज? जब सबसे बड़े कंप्यूटर होंगे तो इनके बनाने के पीछे एक पर्टिकुलरली मेन पर्पज होता है, एक विशेष उद्देश्य होता है इनको बनाने के लिए। जब हम बात करते हैं कि इनकी जो साइज होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे फास्ट होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं। मोर एक्सपेंसिव होते हैं मतलब खर्चीले होते हैं, ज्यादा खर्चीले होते हैं। जो कॉस्ट है हाई कॉस्ट होती है। क्या होती है? हाई कॉस्ट होती है इनकी।
जिनको हम बोल सकते हैं खर्चीले होते हैं ये कंप्यूटर्स, वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। अब जब सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होंगे तो ये भी मल्टी यूजर है, ये भी मल्टी प्रोसेसर है, इनमें भी टर्मिनल्स लगे होते हैं, वो तीनों पॉइंट इसी में भी होते हैं। क्लियर चीजें। अगर बात करूं कि सुपर कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेते हैं वो ज्यादातर लाइनक्स लेते हैं। कौन सा लेते हैं? लाइनक्स, जो कि ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर चीज। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज लिया जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, जो कि 1964 में बना था। कब बना था? 1964 में बना था, जिसका नाम क्या था? CDC 6600। क्या नाम था? CDC 6600, जो कि फर्स्ट अनसक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था। यह सक्सेसफुल नहीं हुआ था। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन से ईयर में बना, तो हमारे पास में या तो वो 64 देगा या 76 देगा। अगर दोनों ही दिए जाए तो हम राइट आंसर करेंगे 76। कौन सा करेंगे? 76, क्योंकि 76 में हमारे पास में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर में भी सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर आया था। कब आया था? 76 में। 76 में हमारे पास में क्रे 1 आया था, जो कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर में भी सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था। यह अनसक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था, जो कि बनाया गया था सीमोर क्रे द्वारा। किसके द्वारा? सीमोर क्रे द्वारा। कौन सा? CDC 6600। क्लियर चीज यहां तक। अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर के टाइप की या प्रकार के या उनके एग्जाम्पल्स की, तो हमारे पास में सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स जो रहते हैं उनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये रह सकता है, जो इंडिया का है परम, या एक का जो टाटा का है, या हम बात करें और तो एक रहता है लूमी नाम करके, जो कि एग्जाम में आता है कि व्हाट इज लूमी, तो लूमी एक सुपर कंप्यूटर है। ये टाइप्स रह सकते हैं। अगर हम बात करें आज के टाइम की, जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि दुनिया के 75 पोजीशन पर वो आता है, उसका नाम है एरावत। क्या नाम है? एरावत। अगर मैं बात करूं कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम 8800। अगर परम की बात की जाए तो ये परम की फुल फॉर्म रहती है पैरेलल मशीन। कौन सी? पैरेलल मशीन। कब बनाया गया था? 1991 में। कब बनाया गया था? 1991 में विजय भटकर के द्वारा। विजय भटकर के द्वारा कहां पर? CDEC में। कहां पर? CDEC में, जिसकी फुल फॉर्म रहती है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, 8 पुणे। कहां पर? पुणे में। पुणे में CDEC नाम की एक संस्था है। उस संस्था में किसके द्वारा? विजय भटकर के द्वारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का, जिसका नाम था परम, वो बनाया गया। परम बनाया गया उसी संस्था CDEC के अंदर। अगर मैं बात करूं कि इसी में मल्टी यूजर होते हैं, मल्टी प्रोसेसर होते हैं। जब ये दोनों होंगे तो टर्मिनल तो आवश्यक रूप से होंगे, और इनकी स्पीड जो मापी जाती है, ये याद रखें कि फ्लॉप किस में मापी जाती है? फ्लॉप में। और फ्लॉप की फुल फॉर्म रहती है फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या रहती है? फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्लियर चीज यहां तक की। ये था सुपर कंप्यूटर के फैक्ट्स। अगर हम इनकी वर्किंग या इनके पर्पस देखें तो हमारे पास में इनके जो मेनली पर्पस रहते हैं वो रह सकता है या तो वो वेदर फोरकास्टिंग। कौन सा? वेदर फोरकास्टिंग, जिनको हम बोल सकते हैं मौसम पूर्वानुमान। क्या बोल सकते हैं? मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है अर्थक्वेक स्टडी, यानी कि भूकंप की जानकारी के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। भूकंप की जानकारी के लिए हम सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियर वेपन रहते हैं, जो न्यूक्लियर हथियार रहते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स एरावत, जो इंडिया का अभी हाल फिलहाल में 8% में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। लूमी, एका जो टाटा का है, फुगाकू और परम, ये सुपर कंप्यूटर के टाइप्स है। सुपर कंप्यूटर के टाइप्स है अलग अलग। क्लियर है यहां तक की चीज। अगर मैं बात करूं अगला सुपर कंप्यूटर के बाद में, तो हमारे पास में एक टेबल्स आती है। इस टेबल के अनुसार अगर हम देखें तो शॉर्ट में सारे कंप्यूटर को एक ही बार में पढ़ सकते हैं। जब हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली, तो अब इस थ्योरी को एक ही स्लाइड में, एक ही टेबल में सबको क्लियर किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो स्पीड रहती है सुपर कंप्यूटर की, वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में, जिसका मतलब रहता है फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड।
मेन फ्रेम की MIPS में, जिसका मतलब रहता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिनी की KIPS में, माइक्रो कंप्यूटर की CPS में, साइकिल पर सेकेंड में। क्लियर चीज। ये इन तीनों की, चारों की स्पीड रह गई। अगर मैं बात करूं कि यूजर कितने हो सकते हैं, तो यूजर में सब में मल्टी यूजर होते हैं, सिवाय माइक्रो कंप्यूटर के। सिवाय माइक्रो कंप्यूटर के जो हम घरों में यूज लेते हैं, उसके अलावा सब में मल्टी यूजर होते हैं। उसमें हम एक ही यूज करते हैं। अगर मेरा है तो मैं ही यूज करूंगा। अगर वो मिनी हुआ, मेन फ्रेम हुआ या सुपर हुआ, तो उस कंडीशन में सब में मल्टी यूजर होते हैं। सब में मल्टी यूजर होते हैं। अगर बात की जाए डंब टर्मिनल की, डंब टर्मिनल की, डंब टर्मिनल का मतलब होता है जिसके पास सीपीयू नहीं हो और कीबोर्ड माउस या स्क्रीन हो, उसको बोलते हैं डंब टर्मिनल। क्लियर है चीज। डंब टर्मिनल जिसके पास सीपीयू नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ऐसा कोई भी टर्मिनल जिसके पास सीपीयू नहीं है, कीबोर्ड माउस स्क्रीन तीनों है, उसको बोलते हैं डंब। तो अगर हम बात करें कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें तो उसके पास सीपीयू होता है, माइक्रो कंप्यूटर में तो सीपीयू होता है, इसलिए वो डंब नहीं होता। बट बाकी वाले सब में डंब टर्मिनल होता है। और जिसके पास सीपीयू होता है उसको बोलते हैं स्मार्ट टर्मिनल। क्या बोलते हैं? स्मार्ट टर्मिनल। इसके पास सीपीयू नहीं होता, इसके पास भी सीपीयू नहीं होता, इसके पास सीपीयू नहीं होता, इसके पास सीपीयू होता है। और जिसके पास सीपीयू होता है वो इंटेलिजेंट आदमी होता है। जिसके पास दिमाग होता है वो इंटेलिजेंट होता है। जिसके पास दिमाग नहीं होता वो डम्ब होता है। यही होता। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जिसके पास दिमाग होगा वो इंटेलिजेंट टर्मिनल होगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो डम्ब टर्मिनल होता है। क्लियर है चीज। अगर मैं बात करूं मेनली यूज की, तो इसका जो सुपर कंप्यूटर का यूज है वो साइंस एंड रिसर्च में करते हैं या फोरकास्टिंग में करते हैं। जबकि मेन फ्रेम का रूप हम सर्वर के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सर्वर के रूप में करते हैं। जबकि मिनी कंप्यूटर का स्मॉल बिजनेस में और माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल यूज में किया जाता है। पर्सनल यूज में किया जाता है। अगर आगे और बात करें कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स के रूप में हम देख सकते हैं इन सबको। ये सब एग्जाम्पल्स है सुपर कंप्यूटर के। ये सब एग्जाम्पल्स है जैसे IBM हो गया, हिटाची हो गया, Z800। ये किसके हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर के हैं। अगर बात की जाए PDP-8, PDP-11, VX, टेक्सस, ये सब एग्जाम्पल्स है मिनी कंप्यूटर के। किसके? मिनी कंप्यूटर के। जबकि अगर ये बात करें जो हम यूज लेते हैं, इसमें भी लैपटॉप के 4 टाइप होते हैं, वो चारों टाइप मिलाकर माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स होते हैं ये सब। अगर मैं बात करूं और, तो जो दुनिया का सबसे पहला है वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 अनसक्सेसफुल, जो कि बनाया गया था 64 में। इसके बाद में 76 में Cray-1 आया था, वो सक्सेसफुल हुआ था। क्लियर चीज यहां तक? वो सफलतापूर्वक बनाया गया था। तो ये दोनों कंप्यूटर याद रखें। इसमें NE1 मेन फ्रेम में सबसे पहला, PDP-8 किसमें? मिनी में, और Altair 8800 मेन इसमें माइक्रो कंप्यूटर में। क्लियर यहां तक की चीजें सब। दुनिया के सबसे पहले को भी याद रखे, पूछा जा सकता है कि मेन फ्रेम सबसे पहला कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा है दुनिया में, या सुपर कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का सबसे पहला। तो ये भी ध्यान रखें। क्लियर चीजें। इसके बाद में इंडिया का अगर पूछेगा तो वो दो, परम 8000 और सिद्धार्थ, जिसके अंदर कौन सा लगा था? शक्ति प्रोसेसर। कौन सा लगा था? शक्ति प्रोसेसर लगा था। क्लियर है चीजें यहां तक की। और अगर पूछा जाए अल्टायर में कौन सा लगा था, तो इंटेल 4004 लगा था, जो कि 1971 में बनाया गया था। ये थे हमारे टाइप ऑफ कंप्यूटर में बेस्ड ऑन साइज के अनुसार जो जो कंप्यूटर्स के टाइप रहते हैं वो थे हमारे। अगर हम आगे की बात करें कि हमारे पास में इसके अलावा भी हमारे पास में टाइप होते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास में टाइप होते हैं जिनकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। इनमें हमने ये देखा था कि एक तो बेस्ड ऑन साइज हो सकता है, जो कि हमने पढ़े। माइक्रो कंप्यूटर हमने पढ़ा, मिनी हमने पढ़ा, मेन फ्रेम हमने पढ़ा, और सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ा। जबकि मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो हमारे पास में आते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग, जिनमें आते हैं एनालॉग और डिजिटल। क्या आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों। और इन दोनों का जब मिक्सचर बनता है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ये तीनों कंप्यूटर जो है किस में आते हैं? बेस्ड ऑन वर्किंग में। जबकि अगर बात करें बेस्ड ऑन पर्पस की, तो पर्पस में हमारे पास में दो ही होते हैं, या तो वो जनरल पर्पस होगा या वो स्पेशल पर्पस होगा।
कौन सा पर्पज होगा, या वो स्पेशल पर्पज होगा या वो जनरल पर्पज होगा। दो ही पर्पज होते हैं, या तो वो स्पेशल पर्पज है या वो जनरल पर्पज है। किसी विशेष उद्देश्य से अगर उसको बनाया जाए तो उसको बोलते हैं विशेष उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर्स। अगर उनको सामान्य उद्देश्य से बनाया जाए तो उनको बोलते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर्स। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी इस टाइप के ही होते हैं कुछ आसपास, कंप्यूटर भी दो इस आसपास ही होते हैं। अगर हम बात करें कि जो टाइप ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा अभी कि जो कंप्यूटर रहते हैं, या हम बात करें सॉफ्टवेयर की, एक आगे हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, तो यहां से रिलेट करके देख ले कि सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में होते हैं या तो वो जनरल पर्पज होगा या वो स्पेशल पर्पज होगा, ठीक है, या वो स्पेशल पर्पज होगा। ऐसे ही टाइप ऑफ कंप्यूटर में पर्पज के आधार पर भी हमारे पास में दो होते हैं, या तो वो जनरल पर्पज होगा या वो स्पेशल पर्पज होगा। क्लियर है चीज, ये दोनों हमें इसमें मिल सकते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो हमारे पास में जो आगे हमारे पास में टाइप ऑफ कंप्यूटर में बेस्ड ऑन वर्किंग होते हैं, जिनको हम जानते हैं या तो एनालॉग होगा या डिजिटल होगा या हाइब्रिड होगा। ये तीन टाइप के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। एनालॉग की बात की जाए तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें लाइट का कुछ काम नहीं होता, जिनमें डिजिटली कुछ काम नहीं होता, उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे अगर आपने आपकी दीवार पे लगी घड़ी जो कि एनालॉग घड़ी है, जो सुइये से चलती है, उस घड़ी को देखा हो तो उसमें लाइट से कुछ नहीं चलता, एनालॉग घड़ी होती है, उसमें डिजिटली कुछ नहीं चलता, सारे मैकेनिकली काम होते हैं, उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, जो कि हमारे बेस्ड होते हैं फिजिकल फिनोमिना पर। कौन से फिनोमिना पर, फिजिकल फिनोमिना पर, जैसे टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, स्पीड पर। ये फिजिकल फिनोमिना है, मतलब जैसी स्पीड चलेगी उस आधार पर वो काम करेंगे, जैसा आपका टेम्परेचर रहेगा उस आधार पर वो काम करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपका टेम्परेचर कितना है, या आपका प्रेशर कितना है, या आपकी स्पीड कितनी है। वो काम करते हैं फिजिकल फिनोमिना पर। क्लियर है यहां तक की चीज, जिनको हम बोल सकते हैं भौतिक राशियां। कौन सी राशियां, भौतिक राशियां। अगर मैं बात करूं कि इसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, मेमोरी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास में घड़ी है, स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, उनमें किसी भी प्रकार की मेमोरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर है जिनमें मेमोरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो है एनालॉग कंप्यूटर्स। कौन से कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स है वो हमारे पास में। अगर मैं बात करूं कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स रहेंगे, जैसे दीवार घड़ी है हमारे पास में, तो उनका एक ही काम रहता है, अलग अलग टाइप के काम नहीं रहते। वो एक काम के लिए ही बनाई जाती है, अलग अलग काम के लिए नहीं बनाई जाती। तो वो जो होते हैं वो रहते हैं सिंगल टास्किंग, जो एक ही समय पर एक ही काम करें, उनको बोलते हैं सिंगल टास्किंग। क्या बोलते हैं, सिंगल टास्किंग। अब जब हम बात करते हैं एनालॉग घड़ी की, तो एनालॉग घड़ी में कंटिन्यूसली काम होता है। अगर वो आंसर निकालेगा, जैसे मान लो ये घड़ी है, ये यहां से 1 2 3 4 ऐसे होते हुए जाती है डायरेक्टली, ये यहां से 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हुए जाती है। अगर वो पहले एक पर थी तो वो डायरेक्टली 6 पर नहीं जाएगी, वो यहां से ऐसे धीरे धीरे होते हुए जाएगी। एक से डायरेक्ट 6 पर नहीं जाती है, वो धीरे धीरे जो सुइया है वो ऐसे घूमता हुआ जाता है। क्लियर चीज, इसीलिए इसको बोलते हैं, जो इसके अंदर सिग्नल्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स रहते हैं। क्लियर चीज, जब इनमें एनालॉग कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के इनपुट की आवश्यकता होगी तो वो भी एनालॉग में लिया जाएगा। जैसे अगर हम टेम्परेचर मापते हैं तो वो टेम्परेचर जो लेने का तरीका है उसको एनालॉग बोलते हैं, और जो वापस दिखाने का तरीका है कि आपका टेम्परेचर इतना हुआ, वो टेम्परेचर दिखाने का तरीका भी एनालॉग में होता है। तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट किस टाइप का होता है, तो वो एनालॉग ही होता है। अगर मैं बात करूं कि एनालॉग कंप्यूटर में आउटपुट किस टाइप का होता है, तो वो भी एनालॉग ही होता है। क्लियर यहां तक की चीज, ये थे हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ये ब्लड प्रेशर मापने की जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो एनालॉग तरीके से मापा जाता है।
जो थर्मामीटर है उसमें भी जो टेम्परेचर मापा जाता है वो एनालॉग में मापा जाता है। जो प्रेशर है वो मापने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। जो गाड़ियों का स्पीडोमीटर है उसको मापने के लिए भी हम एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज लेते हैं, एनालॉग तरीके का यूज करते हैं। डिजिटली वहां कुछ नहीं होता, और जहां डिजिटली कुछ नहीं होता वहां एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर में डाटा भी डिजिटल रूप में लिया जाएगा और दिखाएगा वापस डिजिटल रूप में। यानी कि डाटा लेने का जो तरीका है वो भी डिजिटल में है, और डाटा जो वापस दिखाने का तरीका है वो भी डिजिटल में है। दोनों ही काम डिजिटल में होते हैं। उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर उनमें बोला जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का जो तरीका है वो डिजिटल फॉर्मेट रहता है। दोनों का तरीका डिजिटल फॉर्मेट रहता है। जब डिजिटल फॉर्मेट रहेगा तो उसमें बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। किस लैंग्वेज का? बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज वो समझता है। इसलिए इसमें भी हम किस लैंग्वेज का यूज करेंगे? बाइनरी लैंग्वेज का इसमें हम प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग करेंगे, या साथ में लॉजिक गेट्स का प्रयोग करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में भी हम जिसको बोलते हैं उसका नाम क्या है? सीपीयू। जब डिजिटल हमारे पास में कंप्यूटर आएंगे तो उनमें लॉजिक गेट भी आएंगे, उन्हीं के साथ, जिनको लॉजिक गेट को हम बोलते हैं सर्किट। सर्किट भी लगे होंगे, साथ में सीपीयू भी लगा होगा, और वो काम करेंगे बाइनरी नंबर पर। ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या हम बात करें तो हमारे पास में पाम टॉप या टैबलेट हो गया। ये सारी चीजें जो हमारे पास में डिजिटल रूप में डाटा लेती है, डिजिटल रूप में वापस दिखाने का काम करती है, उन्हें हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर उन्हें हम बोलते हैं। अगर हम बात करें आगे के कंप्यूटर्स की, तो हमारे पास में आगे के कंप्यूटर्स में जब डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिला लेते हैं, किसको? डिजिटल को और एनालॉग को जब साथ में मिला लेते हैं तो वहां बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। वहां बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें डिजिटल के भी गुण होते हैं और एनालॉग के भी गुण होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक काम तो वो डिजिटल में करेगा और एक काम वो एनालॉग में करेगा। जब वो डाटा लेगा किसी भी टाइप का, जो वो इनपुट लेगा, तो इनपुट तो एनालॉग में लेगा बट आउटपुट वापस डिजिटल वे में दिखाता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पेट्रोल पंप की, तो पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल हमारे गाड़ी तक आता है वो पेट्रोल जो है वो एनालॉग वे में आता है, एनालॉग तरीके में उसको मापते हैं। बट दिखाते वापस कैसे है? डिजिटल फॉर्मेट में। कैसे दिखाते हैं? डिजिटल फॉर्मेट में यहां दिखाया जाता है। अगर मैं बात करूं इस प्रकार की मशीन की जो आपने हॉस्पिटल्स के आईसीयू वार्ड में देखी होगी, उसमें जो डाटा लेते हैं वो एनालॉग तरीके से लेते हैं, बट दिखाते कैसे हैं? डिजिटल वे में। कुछ इस टाइप से वापस दिखाते हैं। बट जो लेते हैं वो मेडिकल की जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जो मशीनें रहते हैं, वो लगा कर लेते हैं, क्लियर चीज। बट दिखाते कैसे है? डिजिटल वे में दिखाते हैं वापस। और जब वो लेते हैं एनालॉग में है और दिखाते डिजिटल में है, तो उन्हें ही बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि वो इनपुट तो एनालॉग में लेंगे, दिखाएंगे डिजिटल वे में। इसके साथ ही इसमें दोनों टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो जो कंबाइन करता है एक्यूरेसी किसकी? एनालॉग की और डिजिटल की। क्लियर चीज, जिसमें एनालॉग की भी होगी और डिजिटल की भी होगी, उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें कंटिन्यूस जो सिग्नल्स रहते हैं वो एनालॉग के, और डिस्क्रीट जो रहते हैं वो, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर के। तो दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें सतत मान भी रहता है। इसको बोलते हैं सतत मान। क्या बोलते हैं? सतत मान। क्लियर है? इसमें सतत मान भी रहता है और बाइनरी लैंग्वेज भी रहती है। दोनों ही चीजें होती है। जब ये मान इनपुट करेगा तो यहां पर वो सतत मान होगा, जिसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं, और जहां ये वापस आउटपुट दिखाएगा डिजिटल फॉर्मेट में, वहां बाइनरी नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, वहां डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है, वहां मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है चीजें यहां तक की? ये थे हमारे पास में किसके आधार पर काम? उनके वर्किंग के आधार पर। किसके आधार पर? उनके वर्किंग के आधार पर हमने 3 कंप्यूटर पढ़े। पहला कौन सा? एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। ये 3 टाइप के कंप्यूटर हमने वर्किंग के आधार पर पढ़े। क्लियर चीज यहां तक की? अगर मैं आगे की बात करूं तो हमारे पास में बेस्ड ऑन वर्किंग के अलावा पर्पस के आधार पर बचे हैं। किसके आधार पर? पर्पस के आधार पर बचे हैं। तो वो पर्पस के आधार पर जो कंप्यूटर है वो 2 मिलते हैं, जनरल पर्पस या वो स्पेशल पर्पस। क्लियर चीज यहां तक की?
अगर मैं बात करूं कि वो पर्पस के आधार पर, तो दो टाइप के कंप्यूटर होते हैं, या तो वो जनरल पर्पस रहेगा या वो स्पेशल पर्पस रहेगा। अगर वो जनरल पर्पस कंप्यूटर रहेगा, अगर वो जनरल पर्पस कंप्यूटर रहेगा तो उस कंप्यूटर का उपयोग हम जो है जनरल काम करने के लिए करते हैं, सामान्य उद्देश्य के काम करने के लिए करते हैं, जैसे गाने सुनने हो गए, थोड़े मैसेज भेजने हो गए, या कुछ एडिटिंग करनी हो गई। ऐसे काम करने के लिए हम जिन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इसमें जो हम मोबाइल्स यूज लेते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर यूज लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जिनकी प्राइस कम होती है, साथ में लिमिटेड कैपेसिटीज होती है, क्षमताएं लिमिटेड होती है, उनको बोलते हैं हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। और जिनकी क्षमताएं अधिक होती है, जिनकी क्षमताएं अधिक होती है या जिनकी कैपेबिलिटीज वो हाई होती है, प्राइस हाई होती है, उन्हीं को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें कि स्पेशल जो कंप्यूटर्स रहते हैं, स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर्स रहते हैं, उनमें उनकी जो कॉस्ट रहती है वो हाई रहती है, इनकी हमेशा कॉस्ट हाई रहती है एज कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स, एज कंपेयर टू कौन से कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की जो कॉस्ट रहती है वो हाई रहती है, कैपेबिलिटीज जो रहती है, क्षमता जो रहती है वो भी अधिक होती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे इनकी कैपेबिलिटीज जो है हाई रहेगी, क्या रहेगी, हाई रहेगी, और साथ में ये उस पर निर्भर करता है कि जो मशीन है वो बनाई किस पर्पज के लिए गई। अगर वो एटीएम के लिए बनाई गई तो वो एटीएम के पर्पज के आधार पर जितनी उसको आवश्यकता है उतनी कैपेबिलिटीज होगी। अगर वो सुपर कंप्यूटर है तो उसकी कैपेबिलिटीज थोड़ी एटीएम मशीन से बहुत कुछ हाई होती है, तो वो उनके वर्किंग के आधार पर भी वेरी करती है। क्लियर चीज यहाँ तक की। तो इनमें हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास में सुपर कंप्यूटर्स, एटीएम मशीन या प्ले स्टेशन जहां हम गेम खेलते हैं। क्लियर चीजें यहाँ तक की। तो ये बेस्ड ऑन उनके पर्पस के आधार पर हमारे पास में दो टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एक तो जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक की। ये हमारे पास में क्या थे, टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्या थे, टाइप ऑफ कंप्यूटर। अगर हम इन्हीं टाइप ऑफ कंप्यूटर के एडिशनल फैक्ट की बात करें, अतिरिक्त जो हमारे पास में फैक्ट रहते हैं जो हमें याद करने होते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद करें। इन्हीं में से मेनली जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास में बनता है, जिनमें हमने ये पढ़ लिया कि सबसे पहला जो कंप्यूटर है इंडिया का, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, वो था HEC-2M, HEC-2M, जिसको इंपोर्ट किया गया था 1956 में। कहां से, 1956 में कहां से किया गया था, ब्रिटेन से। कहां से किया गया था, ब्रिटेन से इसको इंपोर्ट किया गया था। कहां से किया गया था, ब्रिटेन से इसको इंपोर्ट किया गया था, जिसका नाम था होलेरिथ। एच का मतलब होलेरिथ, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, सी का मतलब ये और पीछे कंपनी। ये हरमन होलेरिथ तो वही है जिसने पंच कार्ड का फादर कहा जाता है, जिसे पंच कार्ड का फादर कहा जाता है, हरमन होलेरिथ वही है। उसके द्वारा बनाया गया कंप्यूटर HEC-2M, उसको इंपोर्ट किया गया था कब, 1956 में। इसका ऑर्डर पहले दिया गया था, बेसिकली इसका ऑर्डर जो दिया गया था 1945 में दिया गया था, बट 2 साल बाद इस कंप्यूटर को लाया गया। 1956 के अंदर ब्रिटेन से ये कंप्यूटर इंडिया में आ चुका था। उसके बाद में इसको एक संस्था के अंदर लगाया गया जिसका नाम था अपने पास में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। कहा था, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, जो कि है कलकत्ता में, जिसको हम जानते हैं ISI के नाम से। ISI में 1956 में इस कंप्यूटर को एस्टेब्लिश किया गया था, जबकि ऑर्डर दिया गया था 1954 में, और जिसका नाम था HEC-2M। ये इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, बट बनाया इंडिया में नहीं गया। पहला कंप्यूटर तो था लेकिन बनाया इंडिया में नहीं गया। अगर हम बात करें फर्स्ट कंप्यूटर जो कि इंडिया में बना, मैन्युफैक्चर्ड हुआ, उसका नाम था टिफरेक। क्या नाम था, टिफरेक, जो कि बनाया गया टाटा के द्वारा। कब बनाया गया, 1956 के अंदर। अगर सेकेंड हमसे पूछता तो सेकेंड होता सिद्धार्थ। अगर पहला ऑप्शन में नहीं आता तो हमारे पास ये भी सही होता। क्लियर चीज, दोनों में से एक हमें ऑप्शन में मिलेगा। अगर दोनों ही मिलते हैं तो हमें टिफरेक करने का। क्लियर चीज, दोनों में से एक मिलता है तो हमें या तो सिद्धार्थ या टिफरेक, दोनों ही सही रहेंगे। अगर हम बात करें कि सबसे पहला इंडिया का पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो था सिद्धार्थ। कौन सा था, सिद्धार्थ। अगर दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो वो था अल्टायर, हमने पढ़ा अल्टायर। उसके बाद में दुनिया का फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर, ये ध्यान रखना, लियो है। कौन सा है, लियो है। इसके अलावा जब हमने यूनिवेक वगैरह पढ़े तो उसमें भी हमने यही देखा था कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था वो। क्लियर चीज।
बट अगर ये ऑप्शन में मिले तो हमें ये पहले करना है, फिर वो, अगर ये नहीं मिले तो वो सही रहेगा। अगर मैं बात करूं इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर तो वो था परम पैरेलल मशीन। अगर बात करूं इंडिया का 8% में जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है, और दुनिया में 75वें नंबर पर है। ये कितने नंबर पर है? 75वें नंबर पर है ये कंप्यूटर। 75वें नंबर पर है ये कंप्यूटर। 75वें नंबर पर ये कंप्यूटर है। 75वें नंबर पर है ये कंप्यूटर। क्लियर है चीजें यहां तक की? दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, और इंडिया का सबसे पहला मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ में ये भी एक पॉइंट अलग से था HEC2M वाला, और ये टिफरेक वाला, इसके साथ में अपने पास में ये हमने सबसे पहले पढ़ ही लिए थे। इसके अलावा ये एक पॉइंट नया था हमारे पास में, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर, या जो 8% में हमारे पास में जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है। बेसिकली इस स्लाइड में हमें 4 लाइनें नहीं मिली, 4 फैक्ट नहीं मिले, ये चारों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये इसी साल, ये कंप्यूटर इसी साल आया था जब हमें 2023 में लिस्ट मिली थी सुपर कंप्यूटर्स की, तो उसी लिस्ट में ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था। तो अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो हो सके हमारे एग्जाम में पूछ ले इसे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, एरावत, जो कि 75वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 75वें नंबर पर है। क्लियर चीज? तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने सबसे पहले बेसिकली बात की कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात की हमने? कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स की बात की। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर में भी हमने अलग अलग टाइप के कंप्यूटर पढ़े। जैसे हमने बात की बेस्ड ऑन साइज, साइज के अनुसार कितने टाइप होते हैं, या उनके पर्पस के आधार पर वो कितने टाइप के होते हैं, या हम बात करें उनके उद्देश्य के आधार पर तो वो कितने टाइप के होते हैं, वो पढ़े हमने। उसके बाद में हमने इनके जब अलग अलग टाइप पढ़े तो उनमें सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर पढ़े। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक पढ़ते रहे, एंजॉय करते रहे और कंप्यूटर को प्रैक्टिकली वे में पढ़ते रहे। मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ में। आज की क्लास को एंड तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू अगेन।